वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं पृथ्वी की जो सतह है उस पर परिवर्तन लाने वाली जो शक्तियां हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे रीट सेकंड लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं उन पर। बात हम सभी पे करेंगे, ये बिल्कुल मत समझना कि हम उनको छोड़ेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट है उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंप। ठीक है, ये ध्यान रखना। भूकंप भूकंप क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, नाम से पता लग रहा है कि भूमि का कंपन। भूकंप किसी भी ज्ञात कारण से आए या किसी भी अज्ञात कारण से आए, उसको हम क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। कोई भी ज्ञात कारण हो, कोई भी अज्ञात कारण हो, उससे पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। ठीक है। एक बात, जब आप भूकंप के बारे में पढ़ते हैं तब हमें भूकंप विज्ञान की बात करनी होती है। तो भूकंप विज्ञान, हम भूकंप विज्ञान के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, भूकंप विज्ञान भूकंपों की उत्पत्ति, भूकंपीय तरंगों की प्रकृति, उनकी लहरों की विशेषताएं, भूकंपीय तरंग या लहर एक ही बात है, उनकी विशेषताएं, इन सब का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये तो हो गई बात सिस्मोलॉजी पे। आगे बात करें हम भूकंप विज्ञान, तो ठीक है, एक वर्ड आता है सिस्मोग्राफ। कुछ वर्ड्स हैं उनको हम पहले जानेंगे। सिस्मोग्राफ, एक ये वर्ड आता है सिस्मोग्राफ। ये क्या होता है, इसको हम जानते हैं। देखो, सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ वास्तव में एक यंत्र है। सिस्मोग्राफ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं भूकंप लेखी यंत्र। ये सिस्मोग्राफ है ना। ये भूकंप तीव्रता मापी यंत्र नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? भूकंप लेखी यंत्र है, सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ क्या करता है? सिस्मोग्राफ के माध्यम से, ध्यान से सुनना, सिस्मोग्राफ के माध्यम से ये हम जान पाते हैं कि भूकंप का केंद्र कहाँ रहा, भूकंप का अधिकेंद्र कहाँ रहा, भूकंप में कौन सी तरंगे प्रकट हुई, कौन सी तरंगे पहले आती हैं, कौन सी बाद में आती हैं, उसी को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो दो वर्ड आपको क्लियर हुए, सिस्मोलॉजी भूकंप विज्ञान, एक सिस्मोग्राफ भूकंप लेखी यंत्र। ठीक है। अब कुछ वर्ड्स के बाद हम बात करेंगे एक छोटे डायग्राम की। डायग्राम में आपको कुछ समझ में आएंगी चीजें। इनमें आपको एक समझ में आएगा अधिकेंद्र क्या होता है, एक समझ में आएगा भूकंप मूल क्या होता है। ठीक है, देखना। ये है हमारा, मान लीजिए पृथ्वी का कोई क्षेत्र है, पृथ्वी के भीतर कोई क्षेत्र है, पृथ्वी के भीतर। ठीक है, और ये मान लो ये है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह, पानी है क्या? पृथ्वी की सतह। ठीक है, एक पृथ्वी के भीतर की हमने बात करी, एक पृथ्वी की सतह की बात कर ली। राइट। मान लीजिए पृथ्वी के भीतर यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ। अब जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम कहेंगे भूकंप मूल। क्या कहेंगे? भूकंप मूल कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, भूकंप मूल को हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं सिस्मिक सेंटर। सिस्मिक सेंटर कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम फोकस कह सकते हैं, फोकस कह सकते हैं, सिस्मिक सेंटर कह सकते हैं, फोकस कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इस भूकंप मूल
को हम और क्या कह सकते हैं, एपिडोसेंटर भी कह सकते हैं, एपिडोसेंटर, या हम इसको कह सकते हैं हाइपोसेंटर। ये नाम आपको याद रखने होंगे सभी। भूकंप मूल कौन सा स्थान होगा, भूकंप मूल वह स्थान होगा जहां धरातल के नीचे पहली बार भूकंप उत्पन्न होता है, उसको हम भूकंप मूल कहते हैं, या सिस्मिक सेंटर कहते हैं, या फोकस कहते हैं, या एपिडोसेंटर, या हाइपोसेंटर, राइट। अब ये भूकंप मूल है, मान लो इसको ना हम P बिंदु दे दें, P। अब इस भूकंप मूल के जस्ट ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर, लगभग 90 डिग्री कह सकते हो, यानी ये पूरी तरह से लंबवत रहता है, लंबवत, ठीक है। भूकंप मूल के जस्ट ऊपर कौन होता है, अधिकेंद्र होता है। इसके जस्ट ऊपर कौन होता है, अधिकेंद्र होता है, ठीक है। अब अधिकेंद्र की परिभाषा, या हम इसको इंग्लिश में ये कहेंगे नाम, पहले मैं ये बता दूं, एपीसेंटर, इंग्लिश में ये नाम होगा, अधिकेंद्र या एपीसेंटर। अब अधिकेंद्र क्या होगा, अधिकेंद्र वह स्थान है, अधिकेंद्र पृथ्वी के धरातल पर वह स्थान है जहां भूकंप के झटके सबसे पहली बार महसूस किए जाते हैं। यहाँ भूकंप के झटके प्रथम बार, पहली बार महसूस किए जाएंगे, उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अधिकेंद्र और ये भूकंप मूल, ये दोनों होते हैं लंबवत, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब है ना कुछ क्वेश्चन है आप ही के लिए। पहला क्वेश्चन, क्या एक से अधिक अधिकेंद्र हो सकते हैं, सुनना ध्यान से, क्या एक से अधिक अधिकेंद्र हो सकते हैं, क्या एक से अधिक भूकंप मूल हो सकते हैं, इसका आंसर चाहिए। इसका आंसर अगर आपसे कोई पूछ ले ये क्वेश्चन कि क्या एक से अधिक अधिकेंद्र हो सकते हैं, क्या एक से अधिक भूकंप मूल हो सकते हैं, तो मैं आपको रियल में बताता हूं कि बहुत से जो लेक्चरर्स हैं वो भी इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूं एक चीज, ध्यान से सुनना। एक भूकंप मूल का, ध्यान से सुनना, एक भूकंप मूल का सिर्फ एक अधिकेंद्र होगा और वो लंबवत होगा। एक भूकंप मूल का सिर्फ एक अधिकेंद्र होगा और वो लंबवत होगा, एक बात। दूसरी बात, एक से अधिक अधिकेंद्र भी हो सकते हैं, एक से अधिक भूकंप मूल भी हो सकते हैं, लेकिन एक भूकंप मूल का एक ही केंद्र होगा, ये ध्यान रखना। मान लीजिए यहाँ पे भूकंप क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ, हो सकता है यहाँ पे भी एक भूकंप केंद्र, भूकंप मूल हो, यहाँ पे भूकंप मूल हो, ठीक है, यहाँ पे भी भूकंप मूल हो, ठीक है। अब इसका जो अधिकेंद्र है वो यहाँ होगा, इसका अधिकेंद्र यहाँ होगा, ऐसे नहीं होगा, ये अधिकेंद्र, ये मूल, ये अधिकेंद्र, ये इस स्थिति में होंगे। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि ये भूकंप मूल है, ये इसका अधिकेंद्र ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे, ऐसे कभी भी नहीं होगा। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। और आपको बताऊं, आपको मजाक लगेगा, ये ना इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस के इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक से अधिक अधिकेंद्र हो सकते हैं क्या, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, एक से अधिक अधिकेंद्र हो सकते हैं क्या, और कुछ ने जवाब दिया, कुछ जवाब नहीं दे पाए हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि एक भूकंप मूल का एक ही अधिकेंद्र होगा, एक से अधिक भूकंप मूल होने की स्थिति में एक से अधिक अधिकेंद्र होंगे। ओके, गॉट इट ना? ओके, ये ध्यान रखना अच्छे से, कभी भी एक भूकंप मूल के एक से अधिक अधिकेंद्र बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस अधिकेंद्र के बाद भूकंप मूल से संबंधित जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अब भूकंप मूल
से कौन सी तरंगे पहली बार उत्पन्न होती हैं उनको हम जानते हैं। देखो यहाँ हमारा भूकंप मूल है, यहाँ से सीधी दिशा में गति करने वाली जो आगे बढ़ती रहती हैं कंटिन्यू तरंगे, वो होती हैं पी तरंगे। पी तरंगे मोस्टली सबसे लघु मार्ग तय करती हैं, सबसे छोटा मार्ग तय करती हैं, सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से उत्पन्न हुई और ये लगभग लंबवत होते हुए पी तरंगे सबसे पहले अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। उसके बाद एस तरंगे अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। एस तरंगे पी तरंगों से अधिक दूरी तय करती हैं और पी तरंगों के बाद अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, और उसके बाद फिर धरातलीय तरंगे अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। ठीक है, ये पी हो गई, ये एस हो गई, ये एल हो गई, ये ध्यान रखना। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि एल यहां से क्यों नहीं आई। ठीक है, ये ध्यान रखना, एल कभी भी अधिकेंद्र से नहीं आती है, ये धरातलीय तरंग होती है, धरातलीय तरंगे। ठीक है, ये कभी भी धरातल से भूकंप मूल से नहीं आती है, धरातलीय तरंगे हैं ये, कभी भी भूकंप मूल से उत्पन्न नहीं होती है। ओके, तो हमने जाना, बहुत महत्वपूर्ण चीजों को हमने जाना। ये डायग्राम अपनी कॉपी में आप बनाएंगे, और ये जो क्वेश्चन है नोट जो मैंने आपको बताए कि क्या एक भूकंप मूल का एक ही अधिकेंद्र होगा, नोट करके रखना। एक से अधिक अधिकेंद्र हो सकते हैं, लेकिन उसी स्थिति में जब भूकंप मूल अधिक हो। ठीक है, एक भूकंप मूल का एक अधिकेंद्र होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात होती है कि भूकंप मूल पृथ्वी के भीतर होता है, वह स्थान जहां पे भूकंप की उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद होता है अधिकेंद्र, तो वो होता है पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये तो बात हो गई है भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र की। अब हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों के बारे में। ठीक है, भूकंपीय तरंगे, देखो भूकंपीय तरंगे जो होती हैं उनको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम कई आधारों पर उनको डिवाइड कर सकते हैं, और मोस्टली जो दो आधार होते हैं हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, दो आधार पर हम भूकंपीय तरंगों को विभाजित कर सकते हैं। एक हम करते हैं उनको उत्पत्ति के आधार पर, और एक हम करते हैं उनको प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बॉडी वेव, बॉडी वेव। ठीक है, एक होती है सरफेस वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव जो होती हैं इनको हम कहते हैं हिंदी में निकाय तरंगे। बॉडी यानी होता है निकाय या शरीर, है ना, तो बॉडी वेव निकाय तरंगे। सरफेस वेव को हम हिंदी में कहेंगे धरातलीय तरंगे, धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की हो गई, बॉडी वेव और सरफेस वेव, धरातलीय तरंगे और निकाय तरंगे। ठीक है, अब देखो जब हम बात करते हैं बॉडी वेव की, ठीक है, तो बॉडी वेव की जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वे तरंगे जिनकी उत्पत्ति भूकंप मूल से हुई है। ठीक है, वे तरंगे जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, भूकंप मूल से, तो उनको हम कहते हैं बॉडी वेव। और ये दो ही होती हैं, एक होती है पी यानी प्राइमरी, एक होती है एस यानी कि सेकेंडरी। राइट, आगे बात करते हैं सरफेस वेव। वे तरंगे जिनकी उत्पत्ति धरातल से होती है, धरातल से होती है। ठीक है,
और वो एक ही है, उसको हम कहते हैं एल तरंग। ठीक है, अब मैं आपका डाउट अगर मन में आ रहा है तो वो मैं दूर कर देता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे यार कि भूकंप तो मूल से उत्पन्न होता है, तो फिर ये तरंगे धरातल से कैसे आ जाती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये धरातल से तभी उत्पन्न होती हैं जब भूकंप आता है। देखो क्या होता है, ध्यान से देखना एक चीज को, एक प्रैक्टिकल हम करते हैं। ये लकड़ी है, कोई लकड़ी का गुटका है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस लकड़ी के गुटके में हमें कील ठोकनी है, लकड़ी के गुटके में हमें क्या करना है, कील ठोकनी है। यहाँ सेंटर में हम कील ठोक रहे हैं, हमने हथौड़ा लिया, मारने लगे, लकड़ी सूखी है, मारते गए मारते गए। कभी तो ये होता है कि लकड़ी फट जाती है, यहां से लकड़ी में दरारें उत्पन्न हो गई, लकड़ी क्रैक हो गई, है ना। आपने सोचा यार ये क्या हो गया, लकड़ी क्रैक कैसे हो गई? ओके, हुआ है ऐसा कभी आपके साथ? आपने कभी किया होगा, लकड़ी में कील ठोकी होगी, संभवतः मैंने तो ये किए हैं सारे काम। ठीक है, लकड़ी में आप कील ठोक रहे हैं तो क्या होता है कि कभी तो कील टेढ़ी हो जाती है, हम खाती की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, और कभी कभी लकड़ी फट जाती, कभी क्या मोस्टली लकड़ी फट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आप यहाँ सेंटर पर हथौड़े से प्रेशर डाल रहे हैं तो प्रेशर यहाँ पे इस लकड़ी पे पहुंच रहा है। लकड़ी पे जब प्रेशर पहुंचता है तो जो प्रेशर लग रहा है वो चारों दिशाओं में गतिशील होता है। जहां पे चोट लग रही है वहां तो है ही है प्रेशर, लेकिन वो प्रेशर तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंच रहा है। अब ऐसे समझो आप कि चोट मारने वाली जगह तो तरंगे उत्पन्न हो गई P और S, जहां पे आपने चोट मारी वो तो सबसे भीषण चोट है। अब जो डाइवर्ट होके फोर्स आगे बढ़ा जिससे लकड़ी फट गई वो L है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एल तो लकड़ी फटती है वो तो सेंटर से ही फटती है, धरातल में और लकड़ी में थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है, लकड़ी एक जान है, एक जान मतलब जो एरिया है वो एक है, सीमित है, और धरातल कई परतों से बना होता है, पृथ्वी के भीतर कई परतें होती हैं, वो उनसे बना होता है। जो कमजोर सतह होती हैं वहां पे P और S तरंगों के घर्षण के कारण एक अन्य फोर्स उत्पन्न होता है, एक बल उत्पन्न होता है, और उस बल से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, L। तो ये ध्यान रखना। तो एल तरंगों की उत्पत्ति का रीजन क्या है बताएंगे आप। गूगल मीट में जब अपना क्वेश्चन होगा डिस्कशन, उसमें आप ये जरूर पूछूंगा मैं आपसे कि एल तरंगों की उत्पत्ति का क्या कारण है। ठीक है, अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ है अभी तो आप मेरे को गूगल मीट पर पूछना। तो एल तरंगों की उत्पत्ति का क्या कारण है, एल तरंगों की उत्पत्ति का कारण आप मुझे बताएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो ये तो हो गई उत्पत्ति के आधार पर। आगे अगर हम बात करें तो फिर होता है हमारी प्रकृति के आधार पर। दूसरा जो टाइप होता है तरंगों का वो होता है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति का मतलब है उनकी विशेषताओं के आधार पर, है ना। प्रकृति का आधार का मतलब उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर एक होती है एस तरंग, पी तरंग और एल तरंग। कारण क्योंकि इन सब की जो नेचर है वो अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, इनकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, तो इस वजह से हम इनको पी, एस और एल तरंग कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, अब हम है ना शुरू से बात करते हैं पी तरंगों पे, फिर हम बात करेंगे एस तरंगों पे और हम बात करेंगे एल तरंगों पे। ठीक है, देखते हैं। ये जो पी, एस और एल है ना, ये वास्तव में पता है क्या है, ये इनके नाम पर ही है, इनके नाम पर ही है। कैसे है देखो, पी तरंग, पी तरंग, पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी, और एक आता है एल तरंग। एल तरंग, एल की खोज करने वाले थे HD लव। इन तरंगों की खोज लव ने की थी, इस वजह से एल तरंगों को लव तरंगे भी कहते हैं, है ना। एल तरंगों को लव तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एल यहाँ पे लव के लिए स्टैंड नहीं करता है, ये ध्यान रखना। एल जो है लव के लिए यहाँ पे स्टैंड नहीं करता है। एल का अर्थ है यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस,
कारण है कि ये सर्वाधिक लंबी दूरी तय करते हुए अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, इसलिए इनका नाम है एल। तो और इन पर डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे पी तरंगों पर, इनकी क्या खास बात है, क्या विशेषताएं ये रखती हैं, उन सभी पर बात करते हैं।